नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने सॉलिड स्टेट फ्लूइड से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 11। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। और उसमें भी हम एक स्पेशल टाइप की मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है हमारे पास, द लावेस मेथड। ओके नाउ, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में बहुत भली बात समझा हुआ है। हमने समझा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन हमें कब देखने को मिलेगा। हमने पढ़ा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन हमें तभी देखने को मिलेगा जब कौन सा लॉ सेटिस्फाई होगा, ब्रैग्स लॉ क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। और ब्रैग्स लॉ क्या था हमारे पास, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा था। अभी और डिस्कस करेंगे उसको हम, ठीक है। नाउ सबसे पहले ये देख लेते हैं आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है उसके एप्लीकेशन क्या क्या है, या बोल सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन दो जगह यूज होता है। पहला तो क्या है, नोट करिए, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है हमारे पास, टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, इस एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प ले सकते हैं। और जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है हमारे पास टू द स्टडी ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की स्टडी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इस एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो दो यूज लिख दिया हमने। पहला यूज क्या लिखा, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, और दूसरा यूज क्या लिखा हमने, दूसरा एप्लीकेशन क्या लिखा आपने, टू एक्सप्लेन या बोल सकते हैं टू द स्टडी ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि जब हम किसका यूज करेंगे या फिर इसका कहाँ यूज करेंगे, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए यूज करेंगे इस एक्सरे डिफ्रैक्शन का, तो हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। देखो, सबसे पहला वाला क्या है हमारे पास, फॉर टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ओके, नाउ हम जानते हैं कोई क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है, छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। मैंने यहाँ पर क्या बना दी, एक यूनिट सेल बना दी इस तरीके से। ओके, यहाँ पर मैंने क्या बना दी, एक खूबसूरत सी यूनिट सेल बना दी। और यूनिट सेल क्या है, दिस इज द जो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। ओके, यूनिट सेल है, यहाँ क्या होते हैं, एटम होते हैं। ये क्या है, यहाँ पर एटम है। और किसी भी यूनिट सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ पैरेलल सेट ऑफ प्लेन होते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, और इन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरेलल सेट ऑफ प्लेन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक और प्लेन यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं हम। देखो, एक प्लेन ये है, ये एक प्लेन है। ओके, एक प्लेन हमने यहाँ ओरिजिन पर अज्यूम कर दिया, और ये क्या होगा, वो दोनों प्लेन कैसे हो जाएंगे, पैरेलल सेट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। नाउ हमने पढ़ा था कि अगर हम क्या कर दें, इन पैरेलल सेट ऑफ प्लेन के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड कर लें, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम इस जो मेरे पास क्या है यहाँ पर यूनिट सेल है, इसका साइज पता कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि अगर हम ये इस प्लेन और इस प्लेन के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड कर लूं, किसी तरीके से क्या कर लूं, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी डी फाइंड कर लूं। क्या फाइंड कर लूं मैं, डी फाइंड कर लूं। इसका मतलब मैंने क्या फाइंड कर दिया, मैंने इस जो मेरे पास क्या है यूनिट सेल है, इसका जो साइज है वो कैसा है वो फाइंड कर लूंगा मैं। अगर मुझे साइज पता चल गया, इसका मतलब ये यूनिट सेल का साइज पता चल गया, इसका मतलब इसका साइज पता चल जाएगा हमको, क्रिस्टल का साइज पता चल जाएगा, या बोल सकते हैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो पता चल जाएगा। तो सिंपल पहला काम क्या है हमारा कि इस एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से किसको निकालना है, इस डी को निकालना। नाउ हमने पढ़ा था कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है वो किसके लॉ को फॉलो करता है, ब्रैग्स लॉ को फॉलो करता है। और हमने क्या पढ़ा था, ब्रैग्स लॉ हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ क्या होता है हमारे पास, बताओ फटाफट। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा क्या होता है हमारे पास, 2d sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, n लैम्डा होता है। यहां पर ये जो d है यही क्या है मेरे पास, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। ये लैम्डा क्या है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। ये क्या है मेरे पास, किसी एक्सरे की वेवलेंथ है। और ये थीटा क्या है, ग्लांसिंग एंगल है, या फिर जिस एंगल पर हमें रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, आप अगर समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार ये ब्रैग्स लॉ वाला हमारा टॉपिक देख लीजिए या फिर लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ अब ये ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है आपको, ये लॉ बोलता है कि डी, थीटा और लैम्डा कि उन्हीं वैल्यू के लिए हमें रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। और वही कहता है हमारा ब्रैग्स लॉ था। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ब्रैग्स ने क्या बोला कि डी यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, थीटा यानी ग्लांसिंग एंगल यानी जिस एंगल पर डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्रैग्स लॉ में डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है,
और लैम्डा, लैम्डा यानी एक्सरे वेवलेंथ, यानी इन तीनों की यानी डी, थीटा और लैम्डा की उन्हीं वैल्यू के लिए हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा या बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। ठीक है, और यहाँ पर n क्या है, n कोई इंटीजर है, 0 1 2 3 इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो ये 2d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर सिंपल लैम्डा आ जाएगा। और इसे मैं क्या बोलता हूँ, जब n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तब मैं उसे क्या बोलता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन बोलता हूँ। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए जो मेरे पास ब्रेग्स लॉ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, सिंपल n की जो कितना पुट कर दो, 1 पुट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, वो ब्रेग्स लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। और वो क्या होगा मेरे पास 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो इस केस में भी अगेन लॉ क्या बोल रहा है हमको कि d, थीटा और लैम्डा कि उन्हीं वैल्यू के लिए हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा जो इस लॉ को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। देखो अब मुझे क्या करना है, इस d की वैल्यू निकालनी है अगर मुझे किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या करना है, डिटरमाइन करना है। क्योंकि क्रिस्टल किससे मिलकर बना हुआ है, यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर यूनिट सेल में किन्हीं दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकाल दूं तो मैं क्या निकाल दूंगा, इस यूनिट सेल का साइज निकाल दूंगा। अगर यूनिट सेल का साइज बदल गया इसका मतलब मैं इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को क्या कर सकता हूं, डिटरमाइन कर सकता हूं। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट। क्या है हमारे पास, रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, तो पहली रिक्वायरमेंट है क्या मेरे पास, एक एक्सरे। क्या चाहिए मुझे, एक एक्सरे चाहिए और ऐसी एक्सरे चाहिए जिसकी वेवलेंथ हमको क्या हो, नॉन हो। ठीक है, जो एक्सरे होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नॉन वेवलेंथ। क्या होनी चाहिए, नॉन वेवलेंथ। यानी लैम्डा क्या होना चाहिए हमको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इस फॉर्मूले में लैम्डा क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। यानी एक नॉन वेवलेंथ की रेडिएशन को या फिर सॉरी एक नॉन वेवलेंथ के एक्सरे को क्या करेंगे हम, किसी एक क्रिस्टल में क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे। और हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या डिफ्रैक्शन हर एंगल में देखने को मिलेगा, आंसर है नहीं। ठीक हो, एक्सपेरिमेंटली हम उस एंगल को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। देखो लैब में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखो कुछ एंगल पर हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा और कुछ एंगल पर हमें डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जिस एंगल पर हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिला उस एंगल को हम नोट कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कहां कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं और अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। तो यहां पर हमको थीटा भी क्या होगा, नॉन होगा। ठीक है, थीटा को हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड एक्सपेरिमेंटली। कैसे करेंगे हम इसको, फाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसको हम एक्सपेरिमेंटली क्या कर लेंगे, फाइंड कर, क्योंकि हम लैब में कर रहे हैं, हम अपने आंखों से देख सकते हैं। यहाँ से एक्सरे आई या फिर कैमरे के हेल्प से देख सकते हैं, यहाँ से एक्सरे आई, इंसिडेंट हुई और डिफ्रैक्शन नहीं हो, यानी वो एंगल यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। कौन सा एंगल होगा, जिसमें हमको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंगल हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लेंगे। नाउ अब मुझे यहाँ पर थीटा पता चल गया है, लैम्डा हमको पता है, अब डी निकाल सकता हूं मैं, तो यहां से क्या निकाल दूंगा मैं, डी निकाल दूंगा। तो थर्ड स्टेप में नाउ वी कैन फाइंड डी। अगर हमको डी पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, इस जो मेरे पास यूनिट सेल है इसका साइज बदल जाएगा। अगर इसका साइज बदल गया तो क्या कर देंगे हम, इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से किसी भी एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये तो क्या होगा, पहला एप्लीकेशन। तो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर, कि जो मेरे पास क्या था दूसरा एप्लीकेशन, अभी हमने लिखा था यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आना चाहिए। हमने यहाँ पर किसकी बात करी थी, एक्सरे की बात की थी, और हमने कहा था इसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, हमें नॉन होनी चाहिए ना। इसकी वेवलेंथ होनी कितनी चाहिए, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, कि इसकी वेवलेंथ होनी कितनी चाहिए, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये लैम्डा क्या होना चाहिए ताकि हमें यहाँ पर डिफ्रैक्शन देखने को मिले। हमने तो सीधे बोल दिया कि वेवलेंथ कैसे होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए, लेकिन कितनी ये पता नहीं है। तो ये कैसे करेंगे पता, देखो इधर देखो, ये क्या है मेरे पास, ब्रेग्स लॉ है। और ब्रेग्स लॉ क्या बोलता है मेरे को यहाँ पर, 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। ना ये चीज़ क्या है मेरे पास, साइन थीटा, और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और सारी की सारी वैल्यू 1 से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की, 1, कहाँ पर 90 पर, और उससे नीचे के जितने भी एंगल होते हैं उन पर कितनी होती है, 1 से क्या होती है, छोटी होती है। यानी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैम्डा है मेरे पास, कौन, जो मेरे पास क्या है, लैम्डा है, दिस लैम्डा इज लेस देन 2d। ठीक है, जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो इस 2d से क्या होगी, छोटी होगी।
इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर साइन थीटा इज लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो लैम्डा है वो इस 2d से क्या है, छोटा है। और हम जानते हैं फ्रॉम अवर, हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, जो d होता है, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, वो अबाउट कितने 6 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। किस ऑर्डर की होती है? 6 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। तो यहाँ पर हम 6 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो ये ओके, ये 6 नहीं होती, कितनी होती है ये 3 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, ठीक है, 6 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी होती है 3 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। कौन? इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी। अब इस 3 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो यहाँ लैम्डा इज लेस देन कितना आ जाएगा, 3 टू 6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो लैम्डा होना चाहिए वो लगभग कितना 6 एंगस्ट्रॉम के बराबर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। अगर जो लैम्डा यानी जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो 6 एंगस्ट्रॉम से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तब वहाँ पर डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो लैम्डा कितना होना चाहिए हमको, हमारे पास यहाँ पर 6 एंगस्ट्रॉम के बराबर या उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये तो क्या होगी हमारे पास कंडीशन, या बोल सकते हैं रेंज ऑफ लैम्डा या फिर रेंज ऑफ क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास, डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन था वो क्या था हमारे पास, इन एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हिंट डालो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ही क्या होता है कि एक्सरे की स्टडी करना। एक्सरे की स्टडी करने का मतलब एक्सरे की वेवलेंथ निकालना, ठीक है। तो किस में देखेंगे हम, सेकंड क्या है मेरे पास, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ओके ना, हमें निकालना क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब हमें एक्सरे की वेवलेंथ निकालनी है, यानी लैम्डा क्या करना है मेरे को, फाइंड करना है। तो मेरे पास कोई एक अननोन वेवलेंथ की एक्सरे होगी और उसे मैं क्या कराऊंगा, किसी एक क्रिस्टल में इंसिडेंट कराऊंगा। और ध्यान रखना है कि जिस क्रिस्टल में मैं इस वेवलेंथ को इंसिडेंट करा रहा हूं, मुझे उस क्रिस्टल के इंटरप्लेनर स्पेसिंग पता होनी चाहिए, ठीक, कुछ तो पता होना चाहिए ना। देखो अगर यहाँ पर सभी चीज अननोन हो जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगा। अब मुझे लैम्डा निकालना है इस केस में, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। थीटा तो हम एक्सपेरिमेंटली क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो पहली चीज हमको क्या पता होना चाहिए, डी इज नॉन। डी क्या होता है इस केस में, नॉन होता है, यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। जिस क्रिस्टल, ऑब्वियसली बात है, कोई एक स्पेसिफिक क्रिस्टल होगा तो उसके लिए मुझे डी पता होगी। और दूसरा क्या पता होना चाहिए हमको, दूसरा क्या पता होना चाहिए, थीटा विल डिफाइन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। कैसे डिफाइन कर देंगे हम इसको, एक्सपेरिमेंटली क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। क्योंकि हम इसको कहाँ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली कहाँ कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं किस एंगल पर हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और थर्ड स्टेप में देन वी कैन फाइंड लैम्डा, तब इसकी हेल्प से या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से लैम्डा क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। देन वी कैन फाइंड लैम्डा, तब हम लैम्डा क्या कर लेंगे, बड़ी आसानी से यहाँ से फाइंड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2d sin, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि इस एक्सरे की वेवलेंथ इतनी होगी। नाउ अब देखो ये तो क्या हो गया, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पर मेन पॉइंट हो गए कि हमें क्या होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, इंटरप्लेनर स्पेसिंग पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, थीटा विल बी डिफाइन एक्सपेरिमेंटली। थीटा को हम एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करेंगे क्योंकि हम देखेंगे कि इस एंगल पर हमें रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और तीसरा, अगर ये दोनों पता चल गए तो ऑब्वियसली बात है हम लैम्डा क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे ना। अब देखो ये तो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या फिर इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब वहाँ हम अलग से पढ़ेंगे इसको। हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या करते हैं, हम किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो उस पहले एप्लीकेशन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड होती हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो पहली मेथड है हमारे पास वो है हमारे पास कौन सी, लाविस मेथड। और दूसरी मेथड हमारे पास कौन सी, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। और जो तीसरी मेथड है हमारे पास वो है हमारी कौन सी, पाउडर मेथड। तो 3 मेथड है हमारे यहाँ कोर्स में। पहली मेथड क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। जो पहली मेथड है किसको डिटरमाइन करने, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पहली जो मेथड है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर मेथड ऑफ द लाविस मेथड। क्या है हमारे पास, यही वाली मेथड जो यहाँ पर लिखी है मैंने, द लाविस मेथड है, ओके। जो दूसरी मेथड है वो है हमारे पास क्या, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। वो कौन सी है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, और तीसरी मेथड है वो है हमारे पास कौन सी, पाउडर मेथड। कौन सी मेथड, पाउडर मेथड, ओके। 3 के 3 मेथड क्या है हमारी, इंपॉर्टेंट है।
नाउ आज हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, द लाविस मेथड की क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके नाउ जब भी हम अगर क्वेश्चन आए, एग्जाम में क्वेश्चन आए या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, तब तो आपको थ्योरी लिखनी है। अगर वहां आ गया टिक मार्क में, या बोल सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहां पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कैसा क्वेश्चन आए, अगर आप बुक में वहां पर आपको लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, या बोल सकते हैं आपको आंसर देना है, 2-3 पेज भरने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी तक हमने लिखा हर मेथड के पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये क्या है, इंट्रोडक्शन है किसका, एक्सरे डिफ्रैक्शन का। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेथड के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लाविस मेथड आया, जैसे अज्यूम कर लो कि आपके पेपर में क्या आ रखा है, लाविस मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए आ रखा है, तो उससे पहले जो अभी तक हमने बोला वो पूरा लिखोगे। यानी उसके एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन होते हैं। पहला किसके लिए होता है मेरे पास, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, और दूसरा क्या होता है मेरे पास, फॉर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले इन दोनों का क्या लिखोगे, ये 2 लिखोगे, फिर उसके बाद अपनी मेथड को स्टार्ट करो, चाहे वो कौन सी हो, लाविस मेथड हो, या फिर चाहे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड हो, या फिर चाहे वो पाउडर मेथड हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हेडिंग डालिए, नई नई हेडिंग, वो क्या है हमारे पास, द लाविस मेथड। मैं इसे मिटा लेता हूं। ठीक है, द लाविस मेथड। ओके, द लाविस मेथड। ओके, लाविस मेथड में क्या होता है, लाविस मेथड में हम क्या लेते हैं, एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं। हमने क्या ले लिया यहाँ पर, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, सीधे हम किसको ले रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसे ले रहे हैं। हेड डालिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, उसमें यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर डायग्राम बनाइए, उसके नीचे लिखोगे आप, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक क्या होता है यहाँ पर, सिंगल क्रिस्टल होता है। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक सिंगल क्रिस्टल ले लिया। ओके, और इस सिंगल क्रिस्टल की जो डायमेंशन है वो क्या है मेरे पास, जो डायमेंशन है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर है। ठीक है, इस डायमेंशन का क्या ले लिया हमने, यहाँ पर एक छोटा सा क्रिस्टल ले लिया, और इसे मैं क्या बोलूंगा, सिंगल क्रिस्टल बोलूंगा। इस सिंगल क्रिस्टल को एक विशेष टाइप की इंस्ट्रूमेंट पर रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है, इस जो मेरे पास सिंगल क्रिस्टल है, इसको एक विशेष टाइप के इंस्ट्रूमेंट में रखा हुआ है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं क्या, गैलियोमीटर। क्या बोलते हैं, गैलियोमीटर। ओके, एक विशेष टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गोनियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, गोनियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, गोनियोमीटर है। ये गोनियोमीटर क्या करता है, रोटेट कर सकता है। देखो, गोनियोमीटर को हम इस तरीके से करते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अगर हम गोनियोमीटर को रोटेट करेंगे तो हमारा क्रिस्टल रोटेट होगा। अगर क्रिस्टल रोटेट होगा तो क्रिस्टल के अंदर क्या है, प्लेन है, तो क्रिस्टल के प्लेन क्या होंगे, रोटेट होंगे। अब क्रिस्टल के प्लेन रोटेट होने का मतलब क्या है, कि क्रिस्टल के प्लेन का ओरिएंटेशन क्या कर दे रहे हैं, हम चेंज कर दे रहे हैं। तो इस जो मीटर हमने यहाँ लगा रखा है, विशेष टाइप की युक्ति यहाँ पर लगा रखी है, जो इस तरीके से रोटेट कर सकती है। ये क्या कर सकती है, इस तरीके से रोटेट कर सकती है। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, इस क्रिस्टल के प्लेन के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, एक छोटा सा सुंदर सा एक सिंगल क्रिस्टल। ये क्या है, हमारा सिंगल क्रिस्टल है। नाउ अब हमें क्या करना है, एक्सरे डिफ्रैक्शन को दिखाना है, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ एक्सरे को इंसिडेंट कराना पड़ेगा। तो एक्सरे को इंसिडेंट कराने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एक इस तरीके से वो ले लिया, एक पाइप टाइप का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, और इसे हम बोलते हैं क्या, कोलियोमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है हमारे पास, कोलियोमीटर। ठीक है, कोलियोमीटर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोलियोमीटर बोलते हैं। कोलियोमीटर एक टाइप का टेलीस्कोप टाइप का होता है। ठीक है, एक ऐसे पाइप जैसा होगा, उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही फाइन होल होता है, और उस फाइन होल से क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक्सरे को क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फाइन होल होगा, और उस फाइन होल से क्या करेंगे, हम एक एक्सरे को क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे। यहां से क्या जाएगी, एक्सरे जाएगी, और एक्सरे यहां से निकली बाहर, और किस पर टकराएगी, इस क्रिस्टल पर टकराएगी, या बोल सकते हैं इस क्रिस्टल पर इस तरीके से क्या होगी, इंसिडेंट होगी। नाउ जैसे ये एक्सरे इस क्रिस्टल पर इंसिडेंट होगी, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, या बोल सकते हैं हम रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नाउ अब यहां से एक्सरे गई, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि यहां पर जो कुछ एक्सरे थी वो तो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, और कुछ एक्सरे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, डिफ्रैक्ट होगी। तो यहां से वो कुछ ऐसा देखने को मिला, कुछ एक्सरे यहां से गई इस तरीके से, इधर चलेगी यूं, ओके, इस तरीके से इधर चलेगी, फिर यहां से कुछ ऐसे इधर चलेगी, और कुछ ऐसे चलेगी, और कुछ ऐसे चलेगी। यानी क्या हुआ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, कहां, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ। सिमिलरली जैसा यहां फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी तरीके से इधर की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ हमको डिफ्रैक्शन देखने को मिला, और हमें कुछ इस तरीके से यहां को एक्सरे की लाइनें देखने को मिली।
ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली हो रहा है सब। हाँ, ये सब कैसे हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली हमें देखने को मिल रहा है। जो एक्सरे यहां से गई वो एक्सरे इस क्रिस्टल में टकराने के बाद, या बोल सकते हैं इस सिंगल क्रिस्टल में इंसिडेंट होने के बाद, कुछ तो क्या होगी, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होगी और कुछ क्या होगी मेरे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होगी। इसे हम एक और नाम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांसमिटेड डिफ्रैक्टेड रे। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड डिफ्रैक्टेड रे या फिर एक्सरे। ठीक है, ट्रांसमिटेड डिफ्रैक्टेड एक्सरे। और ये कौन, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड डिफ्रैक्टेड रे या फिर एक्सरे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड डिफ्रैक्टेड एक्सरे, और इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड डिफ्रैक्टेड एक्सरे। कंफ्यूज हो रहा है तो सीधे सीधे क्या बोलो इसको, इसे क्या बोलो, फॉरवर्ड डिफ्रैक्शन, और इसे क्या बोलो, बैकवर्ड डिफ्रैक्शन। नाउ कुछ एक्सरे इधर को गई और कुछ एक्सरे इधर को गई। हमें क्या करना है, इस डिफ्रैक्शन की स्टडी करनी है। अब मैं क्या लगा दूंगा, इस फॉरवर्ड डिफ्रैक्शन और इस बैकवर्ड डिफ्रैक्शन के सामने या फिर रास्ते में एक क्या लगा दूंगा, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दूंगा। तो मैंने यहां पर क्या लगा दी, एक इस तरीके से एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। क्या लगा दी, इस तरीके से एक यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। ओके, जो मुझे कुछ इस तरीके की देखने को मिल रही है। ओके, तो यहां पर मुझे कुछ इस तरीके से यहां पर ये एक्सरे इस फोटोग्राफिक प्लेट में पड़ते हुए दिखेंगे। तो ये क्या है मेरे पास, फोटोग्राफिक प्लेट है। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। ये किसके लिए है, फॉरवर्ड डिफ्रैक्शन। किसके लिए है ये, फॉरवर्ड डिफ्रैक्शन। ओके, सिमिलरली ऐसी ही एक प्लेट यहां लगा दी और वो किसके लिए होगी मेरे पास, फॉर बैकवर्ड डिफ्रैक्शन। इस तरीके से यहां से ऐसे और फिर यहां से ऐसे और यहां से फिर ऐसे। ओके, ये एक्सरे बाहर चलेगी, इसको हटाई दो, तो यहां से ये एक्सरे। ओके, तो यहां भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से ये एक्सरे, ये कौन सी थी मेरे पास, बैकवर्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, फ्लैट फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। और अच्छी भाषा में लिखोगे तो क्या लिखोगे उसको आप, फ्लैट फोटोग्राफिक प्लेट। ये किसके लिए मेरे पास, फॉर बैकवर्ड डिफ्रैक्शन। किसके लिए है ये, फॉर बैकवर्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होगा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा क्या, हमने क्या पढ़ा इसमें, हमारे पास क्या था, कोई एक सिंगल क्रिस्टल था। ठीक है, और जिसकी डायमेंशन कितनी थी मेरे पास, 1 mm इंटू 1 mm इंटू 1 mm के ऑर्डर की थी। उसको एक विशेष टाइप के इंस्ट्रूमेंट पर रखा हुआ है या फिर उसमें बैठा रखा है। वो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला हमने, गोनियोमीटर बोला। और गोनियोमीटर का काम क्या होता है, ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और जैसे ये रोटेट करेगा उससे क्रिस्टल रोटेट करेगा, और क्रिस्टल रोटेट करने से क्या होगा, जो क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेट है या बोल सकते हैं पैरेलल सेट ऑफ प्लेन है, वो क्या कर जाएंगे, ओरिएंटेशन, यानी कि उनका क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा, या सिंपल भाषा में बोलेंगे तो उनका क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है ना, फिर क्या किया हमने, एक यहां पर एक और इंस्ट्रूमेंट लिया जिसे हमने क्या बोला, कोलियोमीटर लिया। कोलियोमीटर क्या होता है, एक्चुअल में एक छोटा सा टेलीस्कोप टाइप का होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही फाइन होल होता है, जिस होल से हमने क्या करा, एक एक्सरे को क्या कराया, पास कराया ना। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्सरे का ऑर्डर क्या होगा। जो यहां पर एक्सरे का ऑर्डर होता है, जो हमारे पास एक्सरे होती है, ये 0.2 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, कहां से कहां, 0.2 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, जो एक्सरे हम इस कोलियोमीटर से क्या कराएंगे, पास कराएंगे। ठीक है ना, अब यहां से क्या हुआ, ये एक्सरे यहां से गई किस पर इंसिडेंट हुई, इस क्रिस्टल पर इंसिडेंट हुई। जैसे इस क्रिस्टल पर इंसिडेंट हुई, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कुछ रे या फिर कुछ एक्सरे क्या हुई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होगी, और कुछ एक्सरे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, डिफ्रैक्ट होगी। और कितनी एक्सरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हुई और कितनी एक्सरे बैकवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हुई, इसे देखने के लिए हमने उनके रास्ते में क्या लगा दिया, यहाँ पर कुछ फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, या फिर सिंपल भाषा में बोलेंगे तो क्या लगा दी हमने, फ्लैट फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। क्या लगा दी हमने, फ्लैट फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। तो जैसे ये रे इस फ्लैट फोटोग्राफिक प्लेट में टकराएंगी, उसके बाद हम इस कोलियोमीटर की हेल्प से, टेलीस्कोप है यानी इसके अंदर क्या होगा, एक कैमरा होगा, उस कैमरे की हेल्प से हम इसमें क्या देख सकते हैं, स्पॉट देख सकते हैं, जहां जहां पर ये एक्सरे क्या होगी, टकराएगी। सिमिलरली यहां देखेंगे और सिमिलरली यहां देखेंगे। अब यहां पर तो बना नहीं सकता मैं, यहां पर जैसा हमको उस कैमरे की हेल्प से देखने को मिलता है, या फिर जैसे स्पॉट हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, या बोल सकते हैं जैसी ट्रेजेक्ट्री इस
फोटोग्राफिक प्लेट में देखने को मिलती है आफ्टर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, वो कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया ये क्या है, फ्रंट व्यू ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट है। जो फोटोग्राफिक प्लेट ऐसे रखी थी यहाँ पर ना, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, आपको ऐसे दिखा रखा है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का देखने को मिला, यहाँ पर एक स्पॉट ऐसे देखने को मिला, फिर यहाँ पर ऐसे स्पॉट, ऐसे स्पॉट, ऐसे स्पॉट, ऐसे स्पॉट। ठीक है, अब एग्जैक्ट जैसा एक्सपेरिमेंटल देखने को मिला था वैसा तो नहीं बना सकता मैं, लेकिन हाँ लगभग कुछ ऐसे इस टाइप का देखने को मिला। फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो वो क्या करना पड़ेगा, ये लैब में जाना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक इस तरीके से भी, इस तरीके का मुझे एक सुंदर सा, ये सुंदरी है, फिर ये सुंदर सा मुझे क्या देखने को मिला, इस तरीके से पैटर्न देखने को मिला, या फिर कुछ स्पॉट देखने को मिले। कहाँ, इस क्रिस्टलोग्राफिक प्लेट में। तो ये क्या था, हमारा एक्सपेरिमेंट था। ठीक, या फिर बोल सकते हैं ये मेथड थी, कौन सी मेथड, द लाविस मेथड। नाउ अब इस मेथड की हेल्प से हम क्या क्या चीज देख सकते हैं, या फिर क्रिस्टल के बारे में, जो ये क्रिस्टल हमने यहाँ पे जो रखा हुआ है, इस क्रिस्टल के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है इस टाइप के मेथड की हेल्प से। नाउ अब देखो होगा क्या, जो पहला इसका जो एप्लीकेशन है, इसमें इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये तो क्या होगी, इसका एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, और एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, या फिर आफ्टर डिफ्रैक्शन रे किस टाइप का बिहेव करती है। तो हमें इस टाइप का क्या देखने को मिला, इस फोटोग्राफिक प्लेट में स्पॉट देखने को मिले। नाउ अब इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या फिर जो स्पॉट देखने को मिले, या फिर रिजल्ट हमें देखने को मिला, इस रिजल्ट से फायदा क्या हुआ। तो इसमें लिखिए एप्लीकेशन ऑफ द लाविस मेथड, क्या लिखिए, हेडिंग डालिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, जो पहला एप्लीकेशन है वो है हमारे पास क्या, फॉर सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल, या फिर क्रिस्टल सिमेट्री, फॉर क्रिस्टल सिमेट्री। ना इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इस क्रिस्टल में कौन सी सिमेट्री है। जो क्रिस्टल हमने यहाँ पर रखा हुआ है, हम बता सकते हैं कि इस क्रिस्टल में कौन सी सिमेट्री है, किसकी हेल्प से, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। मैंने अज्यूम किया, देखो अब देखो कैसे बताएंगे। ये क्या है मेरे पास, गोनियोमीटर, गैनियोमीटर जो भी है, ये क्या लिखा है, GONIOMETER। ठीक है, गोनियोमीटर, इस गोनियोमीटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम क्रिस्टल को रोटेट कर सकते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि इनिशियली क्रिस्टल ऐसे रखा हुआ है, ये क्रिस्टल की पोजीशन है, ऐसे रखा हुआ है। मैंने यहाँ से एक्सरे डाली और मुझे कुछ पैटर्न देखने को मिला। तो फर्स्ट जो पैटर्न था, यानी फर्स्ट जो पोजीशन थी, या फिर फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था, यानी जो फर्स्ट जो केस था, जहां पर मैंने इसको रोटेट नहीं कर रखा है, यानी फर्स्ट जो पोजीशन थी, ठीक है, इसको मैं क्या बोल दिया, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। नाउ फर्स्ट पोजीशन पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ से एक्सरे डाली, इस पर इंसिडेंट हुई, डिफ्रैक्ट हुई, और मुझे कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। मैंने अज्यूम किया मुझे कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ इस टाइप का एक्सपेरिमेंट देखने, एक बीच में सेंटर में एक डार्क ऐसे स्पॉट जैसा देखने को मिला, फिर 2 स्पॉट यहाँ देखने को मिले, 2 स्पॉट यहाँ देखने को मिले, 2 स्पॉट यहाँ देखने को मिले, और 2 यहाँ देखने को मिले। उसके बाद एक यहाँ देखने को मिला, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। फर्स्ट केस में ऐसा देखने को मिला। फिर मैंने क्या किया, इस क्रिस्टल को रोटेट किया, किसकी हेल्प से, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, इस गैनियोमीटर की हेल्प से मैंने इसको रोटेट किया। जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा, जो इसके अंदर प्लेन होंगे जिनसे क्या हो रहा होगा, डिफ्रैक्शन हो रहा होगा, उनका ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सरे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेकंड केस में, इन सेकंड पोजीशन, कहां पर, इन सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है, हमने एक्सरे को, इसको क्या कर दिया है, क्रिस्टल को क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। या बोल सकते हैं जो मेरे पास क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है, या फिर जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन है, उनके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया है। उनका ओरिएंटेशन चेंज होते ही जो डिफ्रैक्शन होगा, उनके जो कंडीशन होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद मुझे जो यहाँ पर क्या होगा, पैटर्न होगा, वो थोड़ा चेंज हुआ हुआ मिलेगा। मैंने अज्यूम किया जो मेरे पास नेक्स्ट पैटर्न मिला, या जो सेकंड केस में जो पैटर्न मिला इस फोटोग्राफिक प्लेट में, कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पर जहाँ पर मेरे को इस तरीके से बहुत सारे डॉट देखने को मिले थे, सिर्फ 2 डॉट देखने को मिले, और यहाँ पर मुझे 2 डॉट, यहाँ पर मुझे 2 डॉट, यहाँ मुझे 1 डॉट, यहाँ मुझे 1 डॉट, और यहाँ 1 डॉट, 2 डॉट, फिर यहाँ 1 डॉट, यहाँ भी 1 डॉट, और यहाँ भी 1 डॉट। ठीक है, ऐसा मुझे देखने को मिला। लेकिन इसमें और इसमें, या फिर इन दोनों में कुछ क्या है, सिमेट्री है। देखो यहाँ बहुत सारे डॉट थे, यहाँ सिर्फ 2 डॉट है,
ठीक है, ये खाली मेरा अजम्पशन है। ओके, ऐसा एग्जैक्ट नहीं देखने को मिला। एग्जैक्ट आपको कैसा देखने को मिला जानना चाहो तो आपको लैब में जाना पड़ेगा, उसके लिए इस एक्सपेरिमेंट को वहां पर दोहराना पड़ेगा। मुझे सिर्फ ये समझाना है कि किस तरीके से हम आप इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्रिस्टल सिमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो एक पहले एक्सपेरिमेंट में ये था और दूसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऐसा था। बोल सकते हैं पहले पोजीशन का रिजल्ट ऐसा था और आफ्टर ओरिएंटेशन रिजल्ट ऐसा था। देखो यहां पर एक डॉट है, यहां भी एक डॉट है, यहां एक डॉट है, यहां भी एक डॉट है, यहां एक डॉट है, यहां भी एक डॉट है, लेकिन यहां एक डॉट है, यहां क्या है, दो डॉट है। देखो जहां ये दोनों में क्या है, सेम दिखा रहा है, यानी इन दो केसों में ये दोनों किसको दिखा रहे हैं, यहां भी एक ही डॉट है, यहां भी एक ही डॉट है इस कॉर्नर पे। इसका मतलब है किसको दिखा रहे हैं, सिमेट्री को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये किसको दिखा रहे हैं, सिमेट्री को दिखा रहे हैं। जैसे यहां पर क्या थे, बहुत सारे डॉट थे, यहां सिर्फ दो डॉट है, यानी इस केस में क्या हो गई, सिमेट्री चेंज हो गई है। लेकिन यहां पर दो डॉट है, यहां भी दो डॉट है, यानी इस केस में क्या हुआ, सिमेट्री में कोई चेंज नहीं आया, यानी आफ्टर ओरिएंटेशन सिमेट्री में कोई चेंज नहीं आया। यानी ये क्या हुई, इस क्रिस्टल की सिमेट्री हुई। वो कुछ भी हो सकती है, 4 फोल्ड 6 फोल्ड, ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी उसका काम नहीं है। तो अभी हमको ये जानना है कि इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, कि किसी क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री है या नहीं है, इसे क्या कर सकते हैं हम, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो क्या होगा, इसका पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि इसकी हेल्प से, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम क्रिस्टल स्ट्रेन को समझा सकते हैं। किसको समझा सकते हैं, कि क्रिस्टल के अंदर स्ट्रेन है या नहीं है, उसे समझा सकते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन है, क्या कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से, टू डिटरमाइन स्ट्रेन इन क्रिस्टल। ठीक है, किसी क्रिस्टल के अंदर स्ट्रेन है या नहीं है, उसे क्या कर सकते हैं हम, एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से, या फिर बोल सकते हैं इन लाविस मेथड की हेल्प से। ओके, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर स्ट्रेन होगा तब क्या होगा, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर स्ट्रेन होता है तब जो उस क्रिस्टल के पैरेलल प्लेट है वो एक्चुअल में क्या नहीं होते, प्लेन नहीं होते हैं, वो थोड़ा क्या होते हैं, कर्व होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई एक ये है, एक हमारे पास क्या यूनिट सेल है, ये क्या है मेरे पास एक यूनिट सेल है, जनरली बना रहा हूँ ऐसे जहां तक मैं सोच सकता हूँ। यूनिट सेल है, ये क्या है, इसके प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, एक कैसे है, एक प्लेन जैसे हैं। अभी इसके अंदर कोई भी स्ट्रेन नहीं है। अगर इसके अंदर स्ट्रेन होगा तब जो ये प्लेन है ऐसे नहीं होंगे, थोड़ा क्या होंगे, कर्व होंगे। तो कुछ इस टाइप के मुझे प्लेन यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैं कोई बुक में नहीं बना हुआ है, जैसा मैं सोच सकता हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आफ्टर स्ट्रेन जो प्लेन होंगे वो कर्व होंगे, वो तो कैसे हमको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस टाइप के कर्व हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का, जो पहले कैसे थे, इस टाइप के थे, कैसे ऐसे थे, यानी प्लेन थे, एग्जैक्ट प्लेन थे, लेकिन जब उनके अंदर स्ट्रेन होता है तब वो एग्जैक्ट प्लेन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का मुझे देखने को मिलेगा। तो अगर प्लेन इस तरीके से क्या है, कर्व हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमें यहाँ पर स्पॉट देखने को मिल रहे हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, जो ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल रही है किसी फोटोग्राफिक प्लेट में, वो कैसे देखने को मिलेगी, मुझे एक कर्व की तरह देखने को मिलेगी, या फिर स्ट्रीक देखने को मिलेगी। कैसे, एक वर्ड है यहाँ पर स्ट्रीक, कैसी है, स्ट्रीक। ठीक है, जो फोटोग्राफिक प्लेट में जो मेरे पास पैटर्न होगा वो कैसा पैटर्न होगा, स्ट्रीक पैटर्न होगा, या बोल सकते हैं ऐसे तिरछा पैटर्न होगा, या बोल सकते हैं ऐसे मुड़ा हुआ पैटर्न होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि उस क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, कुछ स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेन की वजह से उसके जो प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। तो जो ट्रेजेक्ट्री होगी इस फोटोग्राफिक प्लेन में वो भी कैसी होगी, एक मुड़ी हुई होगी, बोल सकते हैं वो स्ट्रीक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इस मेथड की हेल्प से या फिर द लाविस मेथड की हेल्प से किसी भी क्रिस्टल की सिमेट्री को देख सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम कि किसी क्रिस्टल में स्ट्रेन है या नहीं है उसे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, द लाविस मेथड हो गया। तो आने वाले लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।